सीए फाउंडेशन पेपर 2 बिजनेस लॉ। ये वीडियो उसके लिए रेलिवेंट होने वाली है जो सीए कोर्स में सीए फाउंडेशन का एंट्रेंस देने वाले हैं और अभी मई 2025 में उसका एग्ज़ाम है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट सारा मटेरियल है। और जो हमारा आईसीआई का मॉड्यूल है, हम बिजनेस लॉ का पेपर 2 का, उसी से सारा का सारा क्रक्स निकाल के ये हैंड नोट्स बनाए गए हैं। तो बच्चों, आपको कोई सी भी ऑथर की बुक्स रेफ़र नहीं करनी है, आप अपने मॉड्यूल्स लीजिए प्लस ये रिवीजन नोट्स लीजिए ताकि आपको पूरा 100% क्रक्स मिल जाए और वन बाय वन आप सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लें। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही कम टाइम होता है और बच्चों पे टाइम तो कम ही होता है, जिसके कारण वो क्या है, पूरा नहीं बुक्स को पढ़ पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें छूट जाते हैं। लेकिन अगर हम आपको अब केवल बोलें, अगर ये नोट्स चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रखा है, आप उसको ज्वाइन की लीजिए। वहाँ पर आपको उसके पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से वन बाय सारी क्लासें आती रहेंगी, पूरी सीरीज आएगी बिजनेस लॉ की। तो आप कहीं भी किसी भी सीरीज़ को छूट ना जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना और वीडियो पूरी देखनी है। तो सेल ऑफ गुड एक्ट आपने देखा होगा, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 ये क्या है एक्चुअली में मैं आपको बताता हूँ। इसमें पूरा का पूरा जो कि सेल है कि सेल कैसे होती है और इसमें क्या क्या इसके एलिमेंट्स हैं और इसमें सेल को कैसे तोड़ा गया है, सेल को कैसे बाइफिकेट किया है, वो सारा कुछ बताया गया है। तो हम यहाँ वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये मैंने पूरा का पूरा चार्ट वाइज एग्जाम्पल्स भी बनाए रखे हैं, तो पूरा का पूरा आपको क्लियर कर दूंगा मैं। कम टाइम में अच्छे से सारा कंटेंट प्रोवाइड करने की मेरी पूरी कोशिश की गई है और मैं पूरा वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। अब सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 ये पूरा हमारा जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, पूरा सेल करना पूरा का पूरा बताता है कि भाई कैसे गुड्स की सेल के टाइम पे क्या कंडीशंस रहती हैं, क्या बोला जाता है, किस किस टाइप्स का होता है और इसके अंदर क्या रिस्क एंड रिवार्ड्स हैं। वो सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। तो चैप्टर 3 और इसमें जो सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 उसके यूनिट 1 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसके अंदर सेक्शन 4 है, इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, वो आपको मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा डेफिनेशंस की, वो मैं आपको ना दूंगा, बट मैं साथ के साथ क्लियर भी करता चलूँगा। सेक्शन 4 सेल की बात करते हैं। सेल से क्या मतलब है, प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली। ये इमीडिएटली वाला जो वर्ड है, प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब क्या है, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये एग्जांपल है, बायर ने सेलर को आपस में इन दोनों ने, बायर और सेलर ने एक कॉन्ट्रैक्ट करा है 10 फरवरी को। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या करा है 10 फरवरी को। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि आप सेलर बायर को गुड्स दे देता है, उसकी ओनरशिप इमीडिएटली उसी 10 तारीख को ही ट्रांसफ़र कर देता है। और ये बायर क्या है, बायर सेलर को उसके बदले में उसका कंसिडरेशन प्राइस दे देता है और सेलर भी उसको इनवाइस कॉपी दे के ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देता है। तो सेल के अंदर हमने जो वर्ड पढ़ा, प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली, मतलब सेम डेट पे सेम टाइम पे जैसे पैसा गया, मनी ट्रांसफ़र होते ही, कंसिडरेशन ट्रांसफ़र होते ही सेलर बायर को उसकी ओनरशिप गुड्स ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये सेल बोला जाएगा, कंप्लीट सेल। अब आगे आ जाते हैं, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। देखो इन्होंने बताया रखा है कैसे कैसे टाइप्स होते हैं सेल के अंदर ही, कब पूरा सेल बोला जाएगा, कब एग्रीमेंट टू सेल बोला जाएगा। अब मैं एग्रीमेंट टू सेल की बात करता हूँ। तो ओनरशिप ऑफ अ गुड इज नॉट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, वेयर ownership of a goods is not transferred immediately. Ownership is transferred at a future date after fulfilling all the condition. Price is also paid at a future date. तो देखो, जो इसका अगर मैं बात बोलूँ, इमीडिएटली तो ट्रांसफ़र होती नहीं है ऑनरशिप, और इसमें जो फ्यूचर डेट का है वो बहुत रेलिवेंट है। तो इसका हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। बायर और सेलर में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है 10 फरवरी को। बायर बोलता है सेलर से, हम मुझे एक गुड्स देना, उसमें किसी भी प्रकार का कुछ आपको थोड़ा सा एडिशन मॉडिफिकेशन करना है, फ्यूचर डेट को आप मेरे को मेरी सारी कंडीशन फुलफ़िल करके आप मुझे ओनरशिप और गुड्स को दे देना। 10 फरवरी को आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब जब 25 तारीख आती है, जब ये 25 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 10 तारीख में रह के, तो 25 तारीख को ये उसका पैसा दे देता है और सेलर गुड ट्रांसफ़र कर देता है, ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र कर देता है किस तारीख को, 25 तारीख को। तो 25 तारीख को पैसा आ गया सेलर के पास, सेलर ने बायर के पास 25 तारीख को ओनरशिप गुड्स ट्रांसफ़र कर दिया, हो गया।
तो अब आप समझे, तो इसको क्या है, जब 10 तारीख को ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ तो इसको एग्रीमेंट टू सेल बोला जाएगा। एग्रीमेंट टू सेल, जहाँ पर ओनरशिप और गुड्स प्राइस वो सारे एक फ्यूचर डेट को डिसाइड होते हैं कि भाई इस फ्यूचर डेट पे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखा गया है 10 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट सेल बना और 25 फरवरी को प्राइस बना। तो अब आपको एग्रीमेंट टू सेल भी पूरा कवर हो गया होगा कि कैसे कैसे है, इसके लिए भी एग्जाम्पल दिया। इसी तरीके से सेक्शन 4 में बोला गया है सेल और एग्रीमेंट टू सेल, जो सेल के ही टाइप्स हैं जिसको कंप्लीट सेल और फ्यूचर सेल बोला जाता है। इसी में अगर मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ही ये सेल भी आते हैं, एग्रीमेंट टू सेल भी आते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये मैंने इसके एलिमेंट्स बताए हैं, इसको आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के क्या एलिमेंट्स हैं। जो इस नोट्स में आप देख रहे होगे एलिमेंट्स को बताता है कि इसके अंदर दो पार्टी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ, बायर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए, क्योंकि देखो सेलर खुद को सेल करके कोई भी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता। मैं खुद को सेल नहीं बेच सकता। जब बायर और सेलर आपस में किस चीज़ का लेन देन कर रहे हैं, गुड्स होना चाहिए। अब फ्री में तो बांटेंगे नहीं, तो बायर सेलर को क्या देगा, गुड्स के बदले प्राइस देगा। अब आगे बात करते हैं, ये सेम डेट पे भी हो सकता है जैसे कि हमने सेल के कंडीशन में देखा, ये फ्यूचर डेट को भी हो सकता है जैसे हमने एग्रीमेंट टू सेल के एग्जांपल में देखा। तो ये पूरा करेक्शन निकल के आता है कि कॉन्ट्रैक्ट सेल तभी माना जाएगा जब उसमें बायर हो, दो पार्टी हो, सेलर हो, गुड्स हो, प्राइस हो, फ्यूचर डेट पे या एग्जिस्टिंग डेट पे उसका एक्सचेंज हो। तो ये आपको कंप्लीट पता लग गया। ये आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम बायर टू सेलर फॉर अ प्राइस। इसके बाद हम आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल क्या, एग्रीमेंट टू सेल क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है। इसके मैंने एग्जांपल से भी आपको क्लियर कर दिया। अब आगे हम आ जाते हैं इसके डिफरेंसेस पे। देखिए आपको मैं डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस क्या है। ट्रांसफ़र, देखो जो बायर सेलर से बायर को है गुड्स वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। और इसमें एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट पे ट्रांसफ़र होता है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई, जब सेम डे पे जब हमारा पैसा भी चला गया, गुड्स भी ट्रांसफ़र हो गया, तो इसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे और इसको एग्जीक्यूटरी बोलेंगे क्योंकि फ्यूचर डेट पे एग्जीक्यूट होने वाला है। प्राइस टू बी पेड एट अ फ्यूचर डेट। आगे रेमेडीज, मान के चलो सेल की कंडीशन देते हैं, आज सेम डेट पे ही सेलर ने बायर को गुड्स दे दिया लेकिन वो प्राइस नहीं दे रहा, उसके बदले में बायर उसको पैसा नहीं देता, तो सेलर पे राइट्स हैं, वो उस पर केस फाइल कर सकता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, कंट्रोल सारा सेलर पे होता है। जो गुड्स की ओनरशिप है वो फ्यूचर डेट में ट्रांसफ़र होगी, तो जो सेलर है उस पर किसी प्रकार का केस फाइल नहीं कर सकता। आगे चले जाते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में दोनों पार्टियों में अगर किसी भी प्रकार का कोई डैमेजेस होता है, दोनों पर क्लेम कर सकते हैं और दोनों को हर्जाना देना पड़ेगा। आगे इसमें एग्रीमेंट टू सेल में अगर आप देखोगे, बायर तो पैसा ही बाद में देता है और गुड्स बाद में लेता है, तो अगर वो फ्यूचर डेट पे किसी प्रकार की कंडीशन फुलफिल नहीं करता है या कुछ भी प्रॉब्लम करता है, तो बायर सेलर से ले सकता है उसका हर्जाना। तो जहाँ रिस्क होता है वो सेलर का होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से उठते हैं। सेल और एग्रीमेंट सेल में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। राइट तो दोनों पे है, दोनों कंडीशन में। अगर मैं बात करता हूँ कि भाई सेलर पे प्रॉपर राइट है, वो पैसा ले सकता है, बायर पे भी प्रॉपर राइट है, वो सेम डेट पे गुड्स ले सकता है। ऐसी एग्रीमेंट सेल में दोनों एक दूसरे पे प्रॉपर राइट है। रीसेल, सेलर अगर सेल करते हैं, जब उसने एक बार आपको गुड सेल कर दिया सेम डेट पे, दोबारा उसको रीसेल तो कर नहीं सकता। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल पे क्या होता है, सेलर के पास ही उसकी ओनरशिप होती है और वो उसको सेल कर सकता है दोबारा। अब आ जाते हैं इंसॉल्वेंसी केस में। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, मान के चलो दिवाले हो गया हो, वो बैंकरप्ट हो गया हो, उस पर पैसा ना हो, तो अगर हम बात करते हैं इन दोनों में, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो तो सेलर के पास अधिकार है अपनी चीज़ का, वो कंट्रोल वापसी ले सकता है, उसके लिए एक ऑफिशियल साइन ही लगा सकता है केस फाइल करके। बट एग्रीमेंट टू सेल में कंट्रोल तो ऑलरेडी सेलर के पास रहता है। बायर अगर इंसॉल्वेंट भी हो जाए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है
तो जो बायर है वो उसको अगर प्राइस दे देता है और वो सेलर उसको ट्रांसफ़र नहीं करता है गुड्स, तब उस केस में बायर सेलर के अगेंस्ट केस फाइल करके अपना पैसा ले सकता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में तो बायर पैसा देता ही नहीं है, तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो मैंने अगर आप देखोगे सेल, एग्रीमेंट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और दोनों के जो एग्जांपल्स हैं वो भी मैंने आपको क्लियर करा दिए। और इसके बाद अगर हम इनका डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस भी उन्होंने क्लियर कर लिए। तो ये हमारा जो सेक्शन 4 है वो सेक्शन 4 हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे अगर ये वीडियो आपको पूरा समझ आई हो और आपको पता हो कि सेल किसे कहते हैं, एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं, तो मैंने इसको विद एग्जांपल आपको क्लियर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलना, इसको शेयर करना ना भूलना। और ध्यान रखो बच्चों, टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसका PDF कर दिया, आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ मैंने इसकी PDF नोट वहाँ से एक्सेस करके डाउनलोड कर लेना।